हेलो दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग। जो हमारे साथ जो पढ़ने वाले अपने स्टूडेंट हैं, जो मेरे युवा साथी हैं, मैं दिलीप खंडेलवाल फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हमने क्या इसके जस्ट पीछे वाला चैप्टर पढ़ लिया था, उसके क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए थे। उसके बाद मैंने कुछ क्वेश्चन आपको दिए भी थे, वो भी बता दिए थे। तो अपने जो फर्स्ट यूनिट में जो अपना फर्स्ट चैप्टर था वो अपना क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। हम आते हैं सेकंड चैप्टर पे। तो सेकंड चैप्टर भी बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। वैसे तो देखा जाए तो जो थर्ड ईयर की बुक मानी जाती है कॉम्पिटिशन एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है। तो इसमें अपन बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की। हम बात करते हैं तो नेक्स्ट चैप्टर है अपने पास नाभिकीय बल या न्यूक्लियर फोर्स। तो अपने पास जो चैप्टर का नाम है वो क्या है, अपने पास नाभिकीय बल यानी यूनिट सेकंड। जो यूनिट फर्स्ट है, यूनिट फर्स्ट में अपने पास तीन पोर्शन है। फर्स्ट जो अपन ने पढ़ लिया है, सेकंड है अपने पास न्यूक्लियर फोर्स, और थर्ड आएगा इसके मॉडल। तो ये सेकंड पार्ट है अपना न्यूक्लियर फोर्स। तो लगभग हर यूनिवर्सिटी में आपको ये चैप्टर फर्स्ट यूनिट में ही मिलेगा बीएससी थर्ड ईयर की बुक में। तो अपन बात करते हैं कि न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है। तो सबसे पहले तो अपन जानते हैं कि नाभिकीय बल। अब ये नाभिकीय बल आपने सुना या नहीं सुना, मुझे भी ध्यान नहीं, हो सकता है 12वीं क्लास में सुना हो। नाभिकीय बल किसे कहते हैं, इसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है। तो अपन बात करते हैं कि नाभिकीय बल किसे कहते हैं। सबसे पहले तो ये चीज क्या, न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है। तो आपने, मैं तीन फोर्स की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट फोर्स की बात कर रहा हूँ। सबसे पहले ये नाभिक के बारे में देखें। तो नाभिक, अपन ने नाभिक के बारे में क्या क्या पढ़ चुके हैं कि नाभिक में क्या होता है, अपने पास प्रोटॉन रहते हैं, प्लस का क्या रहता है, न्यूट्रॉन रहते हैं। इन्हीं को अपन क्या कहते हैं, इन्हीं को अपन क्या कहते हैं, न्यूक्लियन कहते हैं। फिर इसमें क्या पढ़ा था, इसको मैं कह सकता हूँ कि इसमें कैसे द्विक कण उपस्थित है, यानी कोई भी नाभिक में कैसे रहती है, अपने पास डबलेट पार्टिकल रहते हैं। डबलेट यानी एक प्रोटॉन हो गया और दूसरा न्यूट्रॉन हो गया। तो इन्हीं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को क्या जाता है, या तो न्यूक्लियन क्या जाता है या फिर क्या कहा जाता है, द्विकण कहा जाता है। यदि इसके स्ट्रक्चर की बात की थी तो इसके अपन ने रेंज भी निकाली थी कि जो नाभिक की रेंज होती है वो कितनी होती है, 10⁻⁻15 मीटर, या फिर अपन कह सकते हैं कि 1 फर्मी की होती है। तो ये सब अपन पढ़ चुके हैं, हम पढ़ चुके हैं। तो अब हम आगे क्या देखेंगे, आगे देखना है कि अपन को न्यूक्लियर फोर्स के बारे में बात करनी है। तो सबसे पहले मैं, ये तो आप जान चुके हैं, तो न्यूक्लियर फोर्स के बारे में देखना हो तो न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है वो देखना है अपन को। तो देखो, अपन सबसे पहले बात करते हैं न्यूक्लियर फोर्स की। तो देखो, मैंने ऐसे तो कुछ प्रॉपर्टी लिखी है, इनको अपन को डिटेल से समझना है। तो देखो, सबसे पहले तो यदि नाभिकीय बल की बात करते हैं तो नाभिकीय बल के जानने से पहले मैं आपको ले चलता हूँ थोड़ा पीछे। तो फर्स्ट आपने पढ़ा हुआ है एक तो गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा हुआ है सभी ने, क्या होता है जानते भी हो बहुत कुछ अच्छे, क्योंकि 11th में था ये। उसके बाद मैं बात करता हूँ, नेक्स्ट बात करूंगा अपने पास कूलाम फोर्स की, यानी कूलाम बल। और थर्ड बात करता हूँ मैं अपने पास विद्युत चुंबकीय बल, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो मैं नाभिकीय बल जानने से पहले ये तीन के बारे में थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन गुरुत्वाकर्षण बल की। तो गुरुत्वाकर्षण बल आपने क्या पढ़ा कि गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो कैसा होता है, गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा कैसा होता है, अपने पास आकर्षण यानी अट्रैक्टिव होता है, यानी किन के बीच अट्रैक्शन लगता है, यानी कह सकते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल कैसा रहता है, हमेशा आकर्षण वाला बल है। अब ये लगता किन के बीच है, क्योंकि ये भी आकर्षण प्रतिकर्षण होता है, ये भी आकर्षण होता है। अब ये कह सकते हैं कि ये आकर्षण किन के बीच लगता है, ये हमेशा लगता है दो पिंडों के बीच, यानी टू मास होते हैं अपने पास। मान लिया कि अपने पास कोई भी मास है m1 और m2 को, उनके बीच में यदि कोई अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है तो वो क्या होगा, अपने पास ग्रेविटेशनल, यानी अपन कह सकते हैं कि एफ जी इज इक्वल टू क्या होता है, G m1 m2 अपॉन में आर स्क्वायर। तो m1 m2 क्या हो जाएंगे, दोनों का मास हो जाएगा, आर स्क्वायर दोनों के बीच की क्या हो जाएगी, डिस्टेंस हो जाएगी, और एफ जी। तो यदि मैं इससे वैल्यू निकालता हूँ, यानी इस फोर्स की यदि वैल्यू निकालो, यानी किसके लिए, यदि m और n के अर्गों में कोई भी इलेक्ट्रॉन का या प्रोटॉन का रख लो तो 1.67 इंटू 10⁻27। यदि मैं इस टाइप की वैल्यू रख के निकालता हूँ कि m1 m2 तो क्या हो जाएगा अपने पास 1.67 इंटू 10⁻27 kg, और ये r क्या रखना है अपन को, नाभिक की रेंज यानी 10⁻15 का स्क्वायर। इसी को अपन नाभिक के अंदर डिफाइन करना चाहते हैं, कहने का मतलब ये। तो क्या ये काम करता है या नहीं करता नाभिक के बीच, तो अपन जो जानते हैं वो फोर्स काम क्यों नहीं करते, ये काम नहीं करते, तभी अपने पास नया फोर्स आया है। तो अपन बात करते हैं कि ये काम क्यों नहीं करते, वो चीज देखनी है। तो इसमें जब आप इसको सॉल्व आउट करोगे, तो इसको सॉल्व आउट करोगे तो इसकी जो रेंज आती है लगभग 1.86 के समथिंग, 10⁻39 के समथिंग आती है। इसको कंप्लीट वैल्यू रख के इसको जब आप सॉल्व करते हो, मतलब अपन कह सकते हैं कि ये जो रेंज आ रही है क्या आ रही है,
बहुत ही छोटी आ रही, बहुत ही छोटी। और अपनी जो नाभिक की रेंज बता रहा है वो कितनी बता रहा है, 10⁻⁻15 मीटर, यानी 10⁻15, और ये बता रहा है 10⁻39, यानी क्या है, उसके कंपेयर में तो ये बहुत ही छोटी है। तो अपन कह सकते हैं कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये क्या करता है, आकर्षण बल तो देगा, आकर्षण बल अट्रैक्टिव करेगा, पर उसकी रेंज इतनी छोटी है कि वो न्यूक्लियस के स्थायित्व, नाभिक को नहीं बता सकता है, यानी जो नाभिक के स्थायित्व को नहीं समझा सकता। तो अपन कह सकते हैं कि नाभिक के स्थायित्व को समझाने में ये क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। तो ये इसको तो फेल कर देता है, यानी अपना ग्रेविटेशनल फोर्स तो क्या हो गया, यहाँ पे काम नहीं करेगा। फिर अपन आते हैं कूलाम फोर्स पे। तो कूलाम फोर्स भी जानते हो आप। तो देखो ग्रेविटेशनल में तो क्या बताया, अट्रैक्टिव फोर्स होता है, किनके बीच लगता है, दो पार्टिकल या दो पिंडों के बीच लगता है, जैसे ग्रह और सूर्य। इसका फॉर्मूला होता है जो आपने पढ़ा है, F=G m1m2/r²। और इसकी वैल्यू यदि रखती है तो इसकी पावर लगभग, ये लगभग एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं है इसका, जब आप वैल्यू निकाल के देखोगे तो इसके समथिंग आएगा। तो यानी जो न्यूक्लियर, जो अपने न्यूक्लियस की रेंज है 10⁻15 मीटर, उससे क्या आ रहा है, काफी कम आ रहा है। तो काफी कम आने के का मीनिंग क्या अपने पास, कि ये हो जाएगा न्यूक्लियस के स्थायित्व को नहीं समझा सकता। अब अपन बात करते हैं, जब ये वाला ग्रेविटेशनल फोर्स को यहाँ से हटा दो, क्योंकि ये तो क्या हो गया अपने पास, कोई काम का नहीं है न्यूक्लियस के अंदर, तो ये वाला यहाँ से हटा दो। फिर अपन आते हैं नेक्स्ट कूलाम फोर्स पे। यदि कूलाम फोर्स की बात करें तो कूलाम फोर्स कैसा लगता है, हमेशा किन के बीच लगता है, टू चार्ज के बीच लगता है, यानी दो चार्ज के बीच की बात करें, यानी दो आवेश के बीच बात करें, यानी प्लस प्लस होगा, माइनस माइनस होगा, तब तो कैसा लगेगा, रिपल्सिव यानी प्रतिकर्षित। प्लस माइनस होगा तो कैसा लगेगा अपने पास, आकर्षण। तो अपन बात करते हैं, इसका फॉर्मूला भी पढ़ा है आपने, F=K(Q1Q2/r²। यदि F= क्या होता है, K(Q1Q2/r²), यदि मैं इसकी वैल्यू रखता हूँ तो क्या आ जाएगी अपने पास, 9 × 10⁹ चार्ज की वैल्यू वही 1.6 × 10⁻⁻19 का कूलाम, अपॉन में डिस्टेंस वही 10⁻⁻15 का स्क्वायर। यदि इसको भी आप सॉल्व करते हो तो इसका लगभग जो भी रिजल्ट आएगा वो आएगा 10 न्यूटन के समथिंग। यानी जब आप इसके लिए कूलाम फोर्स के लिए न्यूक्लियस की बात करें, यानी न्यूक्लियस की प्रॉपर्टी की वैल्यू रखे, यानी चार्ज रख लिया अपन ने 1.6 × 10⁻⁻19, ये रेंज रख ली, जो डिस्टेंस थी दोनों चार्ज के बीच की वो क्या रखी अपन ने, r²। तो ये हो गई डिस्टेंस। तो जब ये वाला अपन बात करते हैं तो इसमें क्या होगा अपने पास, जो कूलाम फोर्स है वो क्या वैल्यू दे रहा है, 10 न्यूटन दे रहा है, यानी ये 10 न्यूटन दे रहा है। नाभिक की रेंज, न्यूक्लियस की रेंज 10⁻⁻15 मीटर, यानी जो ग्रेविटेशनल था वो तो क्या दे रहा था, बहुत ही कम रेंज दे रहा था, ये क्या दे रहा है, बहुत ही ज्यादा रेंज दे रहा है। यानी कह सकते हैं कि ये वाले जब इतना फोर्स लग रहा है, कह सकते हैं कि दो आवेश है, दो आवेश कोई भी मान लिए अपन ने, दो पार्टिकल मान लिए, उन दोनों के बीच यदि इतना फोर्स लग रहा है, यानी अपन कह सकते हैं इतना फोर्स लगने का मीनिंग है कौन सा बल काम करेगा, प्रतिकर्षित, यानी कौन सा बल काम करेगा, प्रतिकर्षण बल काम करेगा। तो ये क्या हो जाएगा, इसमें जब ग्रेविटेशनल में तो कह रहे थे कि इसका मान क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल का मान काफी कम होता है, उसके लिए वो नाभिक के स्थायित्व को नहीं समझा सकता। अब अपन बात करें कूलाम बल की, तो कूलाम बल के लिए क्या आएगा, इसका मान इतना ज्यादा होता है कि ये नाभिक के स्थायित्व को नहीं समझा सकता, और इसमें जो फोर्स लगना चाहिए वो कौन सा लगना चाहिए, रिपल्सिव, यानी इसका मान इतना ज्यादा होता है कि ये नाभिक के स्थायित्व को नहीं समझा सकता। तो ये भी क्या हो जाएगा, अपना फोर्स यहाँ पे नहीं लगेगा। तो अपन कह सकते हैं कि ये भी अपना क्या हो गया, फेल हो गया। उसके बाद अपन आते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स पे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में यदि डायरेक्शन की बात करें, तो जो न्यूक्लियस के स्थायित्व की डायरेक्शन होती है उसकी क्या होती है, ऑपोजिट, यानी इसमें क्या होता है, नाभिक के स्थायित्व के विपरीत लगता है। यदि नाभिक के स्थायित्व के विपरीत लगेगा तो वो क्या होगा, कभी उसको बाउंड में तो रख ही नहीं सकता। जब स्थायित्व के विपरीत लगता है, यानी जो नाभिक का जो न्यूक्लियस स्टेबल होना चाहता है उसके ऑपोजिट यदि कोई फोर्स लगाता है, यानी कह सकता हूँ कि मैं तो इधर जा रहा हूँ और सामने से कोई अपने को आके फोर्स लगा रहा है, तो अपन स्टेबल तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि मैं इस साइड से फोर्स लगा रहा हूँ, सामने से कोई ऑपोजिट फोर्स लगा रहा है, तो वो स्टेबल कभी नहीं होगा। तो अपन कह सकते हैं कि विद्युत चुंबकीय बल भी क्या हो जाता है, यहाँ पे नाभिक के स्थायित्व को नहीं समझा सकता। तो ये तीनों फोर्स थे जो अपन ने पढ़ रखे, तो ये नाभिक के लिए क्या हो जाते हैं अपने पास, क्रॉस, यानी ये कोई काम के नहीं रहते। फिर अपने पास आता है चौथी चीज आती है अपने पास, नेक्स्ट आता है न्यूक्लियर फोर्स। तो अब अपन बात करते हैं न्यूक्लियर फोर्स की, न्यूक्लियर फोर्स क्या है। तो देखो न्यूक्लियर फोर्स सबसे पहले तो क्या होता है अपने पास, मान लेता हूँ कि यदि मैं नाभिकीय बल की बात करता हूँ, तो नाभिकीय बल क्या कहलाता है, नाभिक में क्या क्या रहते हैं अपने पास, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। तो अपन जानते हैं कि यदि न्यूक्लियन को जो बांधे रखने वाला बल है, यानी कोई भी न्यूक्लियन है अपने पास, न्यूक्लियन की बात करें तो क्या है अपने पास, वही
प्रोटॉन प्लस का न्यूट्रॉन, यानी नाभिक क्या है अपने पास, यदि कोई नाभिक स्थायी है तो अपन कह सकते हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को किसी ने बांध रखा है, तभी क्या हो वो नाभिक स्थायी है। यानी मैं कह सकता हूँ कि ये क्या अपने पास कोई भी नाभिक है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को किसी ने बांध रखा है, तो वही जो इन दोनों को बीच में बांधे रखने वाला बल कहलाता है, वही क्या कहलाता है अपना नाभिकीय बल कहलाता है। और ये क्या होता है, इन जो अपन ने ग्रेविटेशनल पढ़ा, कूलाम पढ़ा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स पढ़ा, उन सबसे क्या होगा वेरी स्ट्रॉन्ग यानी प्रबल बल होगा। तो अपन कह सकते हैं कि नाभिकीय बल किसे कहेंगे, तो नाभिकीय बल की बात करें तो नाभिकीय बल वह बल होता है जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को या फिर नाभिक में जो अवयव होते हैं या फिर नाभिक में जो न्यूक्लियन होते हैं उनको क्या करता है बाउंडेड अवस्था में रखता है, यानी बांधे हुए रखता है या बाउंड रखता है, तो वही अपना क्या कहलाएगा नाभिकीय बल। तो नाभिकीय बल एक बहुत स्ट्रांग फोर्स होता है, तो जो कूलाम बल को भी क्या कर लेता है नगण्य कर लेता है, तो ये सब किस में आएंगे नाभिकीय फोर्स में। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टी भी आती है, तो कुछ इसके जो नाभिकीय बल अपन ने देखा कि कुछ ऐसा अपन ने पता लगाया कि ग्रेविटेशनल काम नहीं कर रहा था, कूलाम काम नहीं कर रहा था, ईएम काम नहीं कर रहा था। जब न्यूक्लियर फोर्स अपन ने देखा कि यहाँ पे कुछ ऐसा फोर्स लग रहा है जिसे अपन ने नाम क्या दिया न्यूक्लियर फोर्स। अब जब इसमें नाम दिया तो इसकी कुछ प्रॉपर्टी भी होगी, क्या क्या प्रॉपर्टी होगी वो देखनी है अपन को। तो बात करते हैं अपन इसके प्रॉपर्टी की, तो नाभिकीय बल के गुण की बात करते हैं। तो देखो यदि नाभिकीय बल के गुण की बात करें तो नाभिकीय बल के गुण में क्या आएगा अपने पास, यदि इसके प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो प्रॉपर्टी में अपने पास फर्स्ट लिखा हुआ है, जो उधर साइड में लिखा हुआ वो है अपने पास प्रबल बल। प्रबल बल कैसे, प्रबल बल अपन देख सकते हैं कि जो अभी मैंने एग्जांपल लेके बताया ग्रेविटेशनल, कूलाम और ईएम फोर्स, तो वहां पे क्या हो गया अपना ग्रेविटेशनल भी काम नहीं कर रहा था क्योंकि उसकी वैल्यू क्या आ रही थी बहुत कम आ रही थी, अट्रैक्टिव फोर्स था पर उसकी वैल्यू क्या बहुत कम है। ऐसे कूलाम फोर्स देखा तो कूलाम फोर्स क्या था अपने पास, उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा थी, और जो ईएम फोर्स था उसकी डायरेक्शन क्या थी उस न्यूक्लियस के ऑपोजिट, नाभिक जिसके स्थायित्व के ऑपोजिट थी, तो ये क्या हो जाता प्रबल बल है। यानी अपन कह सकते हैं कि जो नाभिक जो न्यूक्लियन के बीच जो बल लगता है, या फिर अपन कह सकते हैं कि जो न्यूक्लियन के या प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच जो लगने वाला बल है नाभिक के बल, वो क्या रहता है अपने पास वेरी स्ट्रांग रहता है, यानी सबसे ज्यादा स्ट्रांग फोर्स क्या रहता है अपने पास नाभिकीय फोर्स रहता है। तो अपन कह सकते हैं कि जो नाभिकीय बल है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। यदि मैं उसके प्रबलता की बात करूं, यानी मान लेते हैं कि यदि नाभिकीय बल की प्रबलता 1 है, तो अपने पास जो विद्युत चुंबकीय बल की प्रबलता होगी वो कितनी मान सकते हैं अपन 1/100, यानी जो यदि इसकी प्रबलता 1 है तो इसकी लगभग कितनी हो जाएगी उसका 100वां भाग, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास इस तरह का डिफरेंस आ जाएगा। तो अपन कह सकते हैं कि प्रबलता 1 होगी तो विद्युत चुंबकीय क्या हो जाएगा 1/100। यदि मैं इसकी ग्रेविटेशनल की बात करूँ, यदि ग्रेविटेशनल की बात करूँ तो लगभग देगा अपन को 10⁻³ जो अपन ने निकाला था, तो ये क्या रहती है इस तरह की रेंज रहती है। तो अपन कह सकते हैं कि जो ये वाले बल है ये तो क्या इसके कंपेयर में नगण्य है, यानी जो अपने पास न्यूक्लियर फोर्स होगा वो कैसा होना चाहिए वेरी स्ट्रांग होगा ना चाहिए, यानी प्रबल होना चाहिए। तो अपनी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है नाभिकीय बल की वो है अपने पास जो प्रबल गुण, अपन ने देखा कि प्रबल गुण क्या है अपने पास, यानी जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में लगेगा वो कैसा बल होगा बहुत ही स्ट्रांग फोर्स होगा, इसलिए अपन कह सकते हैं कि नाभिकीय बल कैसा होता है प्रबल बल होता है। तो इसमें कोई डाउट नहीं होगा क्योंकि ये मैं समझा चुका हूँ पहले। अब अपन आते हैं दूसरी बात आती है आकर्षण बल में, यानी आकर्षण बल किसे कहते हैं, आकर्षण बल किसे कहते हैं नहीं कि नाभिकीय बल आकर्षण बल क्या कहते हैं कैसे। अब न्यूक्लियर फोर्स देखो अपन ने पढ़ा है कि न्यूक्लियर में नाम ले लिया कि नाभिक में जो कुछ बल काम करता है वो कौन सा करता है अपने पास नाभिकीय बल करता है। जब नाभिकीय बल काम करता है तो यहाँ पे कह सकते हैं कि आकर्षण बल, अब आकर्षण बल का मीनिंग क्या है अपने पास, यानी बहुत ही ज्यादा उसमें क्या होगा अट्रैक्टिव होगा, यानी दो पार्टिकल है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उनके बीच क्या होता है अट्रैक्शन फोर्स लगता है। अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा तो क्या होगा वो एक तरह से उसको बांधे रखेगा, जब बांधे कब रखेगा यानी उसको बाउंड स्टेट में कब रखेगा जब वो एक चीज से दूसरी चीज को जकड़े हुए रखेगा यानी बांध के रखेगा, तो वही क्या होगा अपने पास आकर्षण बल। तो कह सकते हैं कि नाभिकीय बल क्या होता है अपने पास एक आकर्षण बल होता है। अब यदि इसके में एक रेंज होती है, आकर्षण बल की भी क्या होती है एक रेंज होती है। यदि मैं इस प्रॉपर्टी की बात करूं, देखो आकर्षण बल कहता है कि नाभिकीय बल कैसा होता है प्रबल होता है, फर्स्ट हो गया अपने पास स्ट्रॉन्ग होता है, सेकंड होता है कि नाभिकीय न्यूक्लियर फोर्स होता है वो कैसा होता है अट्रैक्टिव होता है। अब अपन बात करते हैं कि इसकी कुछ रेंज भी होती है। मान लिया कि मैं थर्ड की बात करूं कि नाभिकीय बल की परास क्या होती है लघु होती है। परास का लघु का मीनिंग क्या है अपने पास देखो, यदि लघु परास की बात करें, लघु परास यानी इसकी रेंज होती है वो क्या होती है शॉर्ट रेंज होती है। तो शॉर्ट रेंज कैसे अपने पास देखो, यदि मैं बात करता हूँ 0.5 फर्मी से कम की, यानी मैंने लिख रखा है कि देखो जो आकर्षण बल है वो 0.5 फर्मी से यदि कम की बात करता है तो वो हमेशा आकर्षण की जगह क्या देगा अपन को प्रतिकर्षण देगा ना कि आकर्षण देगा।
तो इसकी भी कुछ रेंज फिक्स की गई है, यानी न्यूक्लियर फोर्स की कुछ रेंज बताई गई है। तो अपने पास कह सकते हैं कि जो 1.5 फर्मी से 2.0 फर्मी तक जो रेंज है, कह सकते हैं 1.5 फर्मी से 2.0 फर्मी तक रेंज है, तो वहां पर तो कौन सा बल काम करेगा अपना, नाभिकीय बल काम करेगा, यानी जो न्यूक्लियर फोर्स है वो काम करेगा। यदि वही रेंज क्या हो जाती है, 0.5 से कम हो जाती है, यदि वही रेंज 0.5 फर्मी से क्या हो जाती है अपने पास, कम हो जाती है, तो वहां कौन सा बल काम करने लग जाएगा अपने पास, प्रतिकर्षण बल काम करने लग जाएगा। तो आगे अपने पास एक टॉपिक आएगा न्यूक्लियर पोटेंशियल, तो उसमें भी वही बताया गया है कि यदि अपन किसी भी पार्टिकल या न्यूक्लियनों के बीच यदि 0.5 फर्मी से कम डिस्टेंस रहती है, तब तो वो क्या करेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। यदि ये वाली डिस्टेंस रहती है 1.5 फर्मी से 2.0 फर्मी, तो अपने पास कैसा लगेगा, नाभिकीय बल लगेगा। तो अपन कह सकते हैं कि नाभिकीय बल की परास क्या होती है, लघु होती है, यानी एक शॉर्ट रेंज होती है। वही शॉर्ट रेंज कितनी मानी है अपन ने, ये शॉर्ट रेंज मानी, यानी 1.5 फर्मी से 2.0 फर्मी तक जो रेंज मानी वो क्या अपनी एक शॉर्ट रेंज है। तो अपन कह सकते हैं कि इस रेंज में तो क्या होगा, न्यूक्लियर फोर्स लगेगा, कैसा लगेगा, अट्रैक्टिव लगेगा। तो अपन तीन प्रॉपर्टी की कर चुके हैं। फर्स्ट हो गया स्ट्रॉन्ग फोर्स, सेकंड हो गया आकर्षण बल यानी अट्रैक्टिव फोर्स। तो अट्रैक्टिव क्या बताया, देखो मैंने लिख रखा है कि 0.5 फर्मी से यदि कोई रेंज कम होती है तो वो क्या करेगा, रिपल्सिव यानी प्रतिकर्षित बल लगेगा उसमें। और यदि ये वाली रेंज होती है 1.5 फर्मी से 2 फर्मी, तो ये किस में लगेगा अपने पास, नाभिकीय बल यानी शॉर्ट रेंज में लगेगा। अब अपन कह सकते हैं कि यदि इससे ज्यादा की बात करें, इससे कम की हो गई, इससे ये हो गई, यदि इसके मैं ज्यादा की बात करता हूँ तो ज्यादा में क्या होगा अपने पास, यदि नाभिक की जो रहती है वो कितनी रहती है, 10⁻⁻ फर्मी, या फिर अपन कह सकते हैं कि 1 फर्मी रहती है। अपन बात करते हैं कि इससे ज्यादा की बात करें तो वहां पर क्या होगा, नाभिकीय बल का कोई भी अस्तित्व नहीं होगा। यानी अपन कह सकते हैं कि जो न्यूक्लियन की रेंज मानी वो नाभिक की रेंज कितनी मानी, 10⁻15 मीटर, या फिर मानी अपन ने 1 फर्मी। यदि इसके अंदर की बात करें तब तो न्यूक्लियर फोर्स काम कर रहा है। यदि इसके ज्यादा की बात कर ले, यानी ज्यादा की बात करें, यानी अपन कह सकते हैं कि नाभिक के बाहर आ जाए अपन, तो नाभिक के बाहर आ जाए तो वहां अपन कह सकते हैं कि वहां न्यूक्लियर फोर्स का कोई लेना देना नहीं है, वहां न्यूक्लियर फोर्स कोई भी काम नहीं करेगा। तो ये अपनी क्या हो गई, 3 प्रॉपर्टी हो गई। फिर अपने पास फोर्थ प्रॉपर्टी आती है। फोर्थ प्रॉपर्टी आती है क्या, अपने पास प्रचक्रण पर निर्भर, यानी ये प्रॉपर्टी आपकी इतनी इंपॉर्टेंट है कि हर जगह कंपटीशन एग्जाम में पूछी जाती है। तो यहाँ पे ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि सीधा सा न्यूक्लियर फोर्स का क्वेश्चन आता है, पूरा थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है, चाहे नेट एग्जाम में जो जेआरएफ का एग्जाम होता है, नेट का एग्जाम होता है, एमएससी के एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, उसमें भी ये वाली प्रॉपर्टी काफी पूछी जाती है। यानी एक तो ये वाली प्रॉपर्टी दोनों क्या है अपने पास इंपॉर्टेंट है। यदि मैं फोर्थ प्रॉपर्टी की बात करता हूँ, फोर्थ प्रॉपर्टी की अपने पास प्रचक्रण पर निर्भर यानी स्पिन डिपेंडेंट है। यानी मैं कह सकता हूँ कि जो फोर्थ प्रॉपर्टी है वो क्या अपने पास प्रचक्रण पर निर्भर है। तो प्रचक्रण पर निर्भर की बात करें तो ये क्या होगा अपने पास, यदि प्रचक्रण पर निर्भर यानी क्या हो जाएगा अपने पास, स्पिन डिपेंडेंट हो जाएगा। यदि स्पिन डिपेंडेंट तो वहां पे सीधा सा क्वेश्चन आता है कि नाभिकीय बल निम्न कथन को फॉलो करता है। तो वहां पे 4 आपको कथन दिए होंगे, उसमें से एक होगा स्पिन डिपेंडेंट होगा, एक होगा स्पिन इंडिपेंडेंट होगा, एक होगा चार्ज डिपेंडेंट, एक होगा चार्ज इंडिपेंडेंट। तो वहां पे बात करते हैं कि इसमें बहुत सारे जनों को कंफ्यूजन रहता है, वो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट को समझ नहीं पाते और हर गलत भी टिक कर आते हैं। अब यदि प्रचक्रण पर निर्भर की बात करें तो ये कैसे होगा अपने पास, यदि प्रचक्रण की बात करते हैं, मान लेते हैं कि अपने पास 1s2 कोई भी क्या है न्यूक्लियस है, इसमें प्रोटॉन कितना है अपने पास 1 है, यानी प्रोटॉन देखा जाए तो 1 हो जाएगा, और न्यूट्रॉन भी कितना हो जाएगा अपने पास A-Z 1 हो जाएगा। यदि मैं बात करता हूँ कि यदि इसकी और इसकी अपन जानते हैं कि स्पिन तो होती है, अपन ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि प्रोटॉन की भी स्पिन होती है, न्यूट्रॉन की भी स्पिन होती है, वो चाहे प्लस हाफ हो चाहे माइनस हाफ हो। तो अपन बात करते हैं कि यदि प्लस प्लस हाफ, यानी मैं बात करता हूँ कि प्लस हाफ ऐसे और ऐसे, यदि दोनों की स्पिन की अपने पास इस डायरेक्शन में यानी सेम डायरेक्शन में स्पिन है, तो यदि सेम डायरेक्शन में स्पिन है अपने पास, यदि सेम डायरेक्शन में स्पिन है तो वो क्या होगी अपने पास, बाउंड स्टेट में होगी। यानी अपन कह सकते हैं कि वो कैसी होगी अपने पास, परिबद्ध अवस्था में होगी। यानी जब बाउंड स्टेट में होगी यानी बाउंड अवस्था में होगी, उसको बांधे हुए होगी, तो वहां पे क्या करेगा, न्यूक्लियर फोर्स काम करेगा, यहाँ से पता लग रहा है। तो ये क्या कह रहा है कि स्पिन पर डिपेंड करता है। यदि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की स्पिन होती है, या जो नाभिक में एलिमेंट है या फिर न्यूक्लियन है उनकी जो स्पिन होती है, यदि वो सेम डायरेक्शन में है तब तो वो क्या करेगी, बाउंड स्टेट में रहेगी। यानी सेम डायरेक्शन में होने के बाद यदि बाउंड स्टेट में रहता है, इसका मीनिंग वहां पे क्या है, न्यूक्लियर फोर्स काम कर रहा है।
एक यहाँ तक अपने पास इसी नाभिक में यदि इसको मैं एक ऐसे कर दूं, एक प्लस हाफ कर दूं, एक माइनस हाफ कर दूं, तो वो क्या होगा अपने पास अनबाउंड रहेगा। अनबाउंड रहने का मीनिंग क्या हो जाएगा, वो अपरिबद्ध अवस्था में रहेगा। अपरिबद्ध यानी वो बांधा हुआ नहीं रहेगा, यानी उसमें कोई भी कनेक्शन नहीं होगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच ना, या फिर नहीं होगा न्यूक्लियन के बीच। तो अपन कह सकते हैं कि ये क्या होगा अपना अनबाउंड होगा। इसीलिए अपन कहते हैं कि ये जो न्यूक्लियर फोर्स होता है वो भी क्या रहता है अपने पास, पृथक्करण पर निर्भर रहता है, यानी उसकी स्पिन पर जो न्यूक्लियर फोर्स होता है वो स्पिन डिपेंडेंट रहता है। तो यही अपन ने माना है कि जब सेम डायरेक्शन की बात करें तब तो क्या होगी, बाउंड स्टेट में होगा। बाउंड स्टेट में होगा तो न्यूक्लियर फोर्स काम करेगा। यदि अनबाउंड स्टेट है यानी अनबाउंड स्टेट है यानी स्पिन कैसी है, प्रति समांतर या एंटी पैरेलल है, यानी एक ऊपर है, एक पॉजिटिव हाफ है, दूसरी नेगेटिव हाफ है, तो क्या करेगी, अनबाउंड स्टेट रहेगी और अनबाउंड स्टेट में ये काम नहीं करेगा। तो ये अपनी कितनी प्रॉपर्टी हो गई, 4 प्रॉपर्टी हो गई। तो ये न्यूक्लियर फोर्स की आप भी इंपोर्टेंट लगा देना कि जो पृथक्करण पर निर्भर है वो क्या है, अपनी बहुत इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी हो गई पृथक्करण पर निर्भर। इन दोनों को आप विशेष ध्यान करना, विशेष नोट या लाल पेन से आप इंपोर्टेंट लगा के लिख लेना कि कोई सा भी कंपटीशन एग्जाम दे दो, पृथक्करण पर ये स्पिन वाला और चार्ज वाला ये दोनों क्वेश्चन आपको 100% मिल जाएंगे। कोई भी एमएससी बेस का एंट्रेंस एग्जाम हो, चाहे आपके पास आईआईटी जेएम का एग्जाम हो, चाहे टीआईएफआर का एग्जाम हो, बहुत सारों में ये वाला क्वेश्चन आपके पूछ रखा है पृथक्करण वाला, तो इसको विशेष पर ध्यान देना। फिर अपन आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है अपने पास आवेश पर निर्भर नहीं, यानी वो कह रहा है कि जो भी न्यूक्लियस होता है वो आवेश पर निर्भर नहीं रहता। क्यों नहीं रहता वो चीज देखनी है। तो देखो 5 नंबर की प्रॉपर्टी अपने पास की आवेश पर क्या रहता है, निर्भर नहीं रहता, यानी चार्ज पर निर्भर नहीं रहता। यानी कोई भी न्यूक्लियस में यदि आवेश कोई भी हो उससे न्यूक्लियर फोर्स पर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, तो अपन कह सकते हैं कि वो चार्ज क्या है अपने पास, इंडिपेंडेंट है। यानी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी की अपन कह सकते हैं कि जो चार्ज होगा वो कैसा होगा अपने पास, इंडिपेंडेंट होगा। यदि चार्ज इंडिपेंडेंट होगा यानी कोई भी न्यूक्लियस है वो यदि नाभिक के आवेश पर निर्भर करता है, यदि आवेश पर निर्भर करता है तब तो क्या रहता, उसमें न्यूक्लियर फोर्स कुछ भी नहीं रहता। यानी न्यूक्लियर फोर्स है वो हमेशा कैसा रहेगा, आवेश से उसका कोई भी लेना देना नहीं होगा, चाहे कोई सा भी न्यूक्लियस आप ले सकते हो। तो यही मैं बात करता हूँ। यदि मैं यहाँ पे 2 न्यूक्लियस लेता हूँ, एक तो ले लेता हूँ 1H3, दूसरा ले लेता हूँ 2He3। यदि मैं देखो यहाँ पे बात करता हूँ आवेश पर निर्भर कैसे नहीं करता, यदि कोई भी बल है वो आवेश पर निर्भर नहीं करता, आवेश का निर्भर नहीं करता, यानी उस पर जो प्रोटॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच जो लगने वाला बल होगा वो कैसा होना चाहिए, सभी नाभिक में एक समान होना चाहिए। यानी ये क्या है, आवेश पर निर्भर नहीं करता, आवेश पर निर्भर नहीं करता। चाहे आप कोई सा भी नाभिक ले लो तो उसमें क्या होगा अपने पास, प्रोटॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन प्रोटॉन और प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ये दोनों एक ही है। तो इनके बीच जो बल होगा वो कैसा होगा, सभी का सेम होगा, यानी समान रूप से न्यूक्लियर फोर्स काम करेगा। तो अपन कह सकते हैं कि इसीलिए मैंने 2 एग्जांपल लिए, एक तो 1H3 लिया, दूसरा क्या लिया, 2He3 लिया है। तो इसमें होगा क्या, देखो प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन कितना 1, इसमें प्रोटॉन की बात करें तो कितना 2, यदि न्यूट्रॉन की बात करें तो कितने 2, यदि न्यूट्रॉन की बात करें तो किसमें 1। तो अपन कह सकते हैं, देखो मैंने एक क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियर पढ़ाया था आपको, जिसमें इस टाइप के यदि कोई एग्जांपल आते हैं, इसका प्रोटॉन इसका न्यूट्रॉन के बराबर है, इसका न्यूट्रॉन इसके प्रोटॉन के बराबर है, तो इसको कौन से नाभिक को नाम देते हैं अपन, इसको नाम देते हैं मिरर न्यूक्लियाई। पढ़ा है अपन ने कि मिरर न्यूक्लियाई किसे कहते हैं, इसका न्यूट्रॉन इसका प्रोटॉन के बराबर, उसका प्रोटॉन इसका न्यूट्रॉन के बराबर। तो ये अपने पास क्या 1H3 और 2H3 एक दूसरे के क्या है, मिरर न्यूक्लियाई है। तो ये अपन कह सकते हैं कि ये क्या होगा अपने पास, मिरर न्यूक्लियर होने के कारण अब इसके बाइंडिंग एनर्जी की या फिर फोर्स की बात करते हैं। देखो फोर्स की बात करें यहाँ पे कितना है, 2 न्यूट्रॉन है, मतलब क्या कह सकता हूँ कि एक तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच तो कितने फोर्स लगेंगे अपने पास, 2 फोर्स लगेंगे, क्योंकि न्यूट्रॉन कितने हैं 2, और क्योंकि न्यूट्रॉन इसके साथ, दोनों न्यूट्रॉन इसके साथ लगाएंगे, एक लगेगा अपने पास न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के पास, यानी ये टोटल फोर्स कितने हो गए अपने पास, 3 तरह के फोर्स, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के 2 फोर्स और एक हो जाएगा न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन का। ऐसे इसमें बात करें तो इसमें हो जाएगा, देखो प्रोटॉन न्यूट्रॉन 2, तो ये हो जाएंगे अपने पास, एक कौन सा हो जाएगा अपने पास, प्रोटॉन प्रोटॉन। न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन क्यों नहीं हो सकता, यदि यहाँ पे 2 न्यूट्रॉन होते तो वो आपस में फोर्स लगा भी लेते हैं। यहाँ पे क्या है, एक न्यूट्रॉन है, तो अकेला न्यूट्रॉन किसी के साथ फोर्स लगाएगा तो सामने कुछ पार्टिकल होगा तब फोर्स लगाएगा। तो अपन कह सकते हैं कि जो इसकी बात करें तो इसमें तो क्या अपने पास ये वाले फोर्स काम कर रहे हैं,
इसकी बात करें तो ये वाले फोर्स काम कर रहे हैं, यानी इसमें जैसा भी बल होगा, यदि प्रोटॉन न्यूट्रॉन 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 प्रोटॉन में जो भी बल लगता है वो कैसा लगना चाहिए, सभी में एक समान लगना चाहिए। क्यों एक समान लगना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या है, आवेश पर कोई भी इंडिपेंडेंट है, यानी न इसके आवेश पर निर्भर कर रहा है न इसके चार्ज पर निर्भर कर रहा है, इसलिए अपन कह सकते हैं कि ये चार्ज पर क्या है, इंडिपेंडेंट है। अब इसके यदि बाइंडिंग एनर्जी की बात करें, देखो ये टाइप तो क्या होगा, न्यूट्रॉन प्रोटॉन, ये तो क्या होगा इसके फोर्स हो गए। अब अपन बात करते हैं सीधे से किसकी, इसकी बाइंडिंग एनर्जी की। देखो ये बाइंडिंग एनर्जी की बात करें तो बाइंडिंग एनर्जी मैंने लिख रखी है यहाँ पे, 1s3 की जो बाइंडिंग एनर्जी है वो कितनी है अपने पास, 8.482 MeV, और जो इसकी है वो कितनी है अपने पास, 7.711 MeV। अब अपन कह सकते हैं कि इन दोनों के बीच का यदि डिफरेंस निकालें, यदि इनका डिफरेंस निकालते तो वो आता है लगभग 0.711 MeV। तो इन दोनों के बीच क्या है, जो मिरर न्यूक्लियाई अपन ने काम में लिए, एक तो 1s3 लिया है, दूसरा 2He3 लिया है, तो इसमें इन दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, 0.711 MeV आ रहा है। तो यदि इन दोनों का ये डिफरेंस आ रहा है तो अपन कह सकते हैं कि क्या होगा, इसमें एक तरह से कूलाम प्रतिकर्षण बल काम करेगा। तो कूलाम प्रतिकर्षण बल काम करेगा, यदि मैं इस रेंज ये वाला डिफरेंस लेते हुए यदि मैं 1s3 की रेडियस निकालूं तो वो कितनी आ जाती है अपनी 10 की पावर -15, 1.5 इंटू 10 की पावर -15 के समथिंग आती है। तो वो क्या अपने पास न्यूक्लियस की रेंज है, तो अपन कह सकते हैं कि ये वाला कंसेप्ट क्या है, सही है। तो आपको इसमें केवल याद ये रखना है कि वैसे इसके नोट्स आपको ये जैसे ही लेक्चर खत्म होगा अपना तो उसके अंत में नोट्स प्रोवाइड है आपको, तो प्रोवाइडेड है तो उसका आप सही स्क्रीनशॉट लो। आपको थ्योरेटिकल बेस में मेरे हाथ से लिखे हुए नोट्स है तो कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। तो ये कि आवेश पर निर्भर नहीं है, आवेश पर निर्भर नहीं है तो क्या होगा, इसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन इनके बीच जो फोर्स लग रहा है वो कैसा लगेगा, सेम लगेगा। दो एग्जांपल ले लिए मिरर न्यूक्लियाई के, तो इसमें क्या प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या लिख ली। अब यदि बात करते हैं इसमें कौन से बल लग रहे थे, इसमें कौन से बल लग रहे थे, यदि इनके बाइंडिंग एनर्जी की बात करें तो बाइंडिंग एनर्जी ये और ये हो जाएगी, दोनों का डिफरेंस देखें तो ये आएगा। इसी डिफरेंस से यदि मैं इसकी रेडियस निकालता हूँ तो क्या आ जाएगा, 10 की पावर -15 मीटर के समथिंग आ जाएगा। यानी अपन कह सकते हैं कि ये वाला क्या है जो फॉलो है वो सही है, यानी अपन कह सकते हैं कि आवेश पर निर्भर नहीं करता। तो ये वाला प्रॉपर्टी भी आपको बहुत काम की चीज है। तो आप ये दोनों प्रॉपर्टी ऐसी है जो एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है और कंफ्यूजन में कई बार गलत होती है, क्योंकि ये क्या है, देखो प्रचक्रण पर निर्भर, यानी स्पिन क्या है, डिपेंडेंट है, ये क्या है, चार्ज इंडिपेंडेंट है, दोनों चीज अलग अलग है। आवेश पर निर्भर नहीं यानी चार्ज इंडिपेंडेंट, प्रचक्रण पर निर्भर यानी स्पिन डिपेंडेंट। तो वहां पे सीधा सा कथन आता है कि नाभिकीय बल निम्न में से है, फिर वहां पे ऑप्शन दे देते हैं कि सबसे पहले तो कि जैसे मान लो कि क्वेश्चन देखते, यदि मैं बात करता हूँ कोई भी क्वेश्चन दे दिया आपको कि नाभिकीय बल निम्न में से है या नाभिकीय बल में निम्न कथन सत्य है, निम्न कथन सत्य है, तो ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है और मैंने भी कई सारे एग्जाम दिए तो इसमें सब में ये क्वेश्चन आ चुका है बहुत बार। तो नाभिकीय बल निम्न में से निम्न कथन में सत्य है, तो उसमें फर्स्ट ऑप्शन दे देते हैं आपको स्पिन इंडिपेंडेंट, दूसरा दे देते हैं आपको स्पिन डिपेंडेंट, थर्ड दे देते हैं आपको चार्ज इंडिपेंडेंट या चार्ज डिपेंडेंट, और फोर्थ दे देते हैं आपको नॉन ऑफ दिस, यानी इनमें से कोई नहीं। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाते हैं। एग्जाम में क्या होता है अपने पास यदि जैसे ही ऑब्जेक्टिव अभी तक आपको अच्छे से याद है, थ्योरेटिकल में आपने पढ़ा है, थर्ड ईयर में अच्छे से आपको याद है, पर जैसे ही आप कंपटीशन एग्जाम में जाके बैठते हो वहां पे क्या आते हैं, आपके पास 4 ऑप्शन आते हैं और 4 ऑप्शन में ही आप इतने कंफ्यूज हो जाते हो कि अपन सही आंसर पता होते हुए भी आप सही आंसर टिक नहीं कर पाते। तो देखो इसमें सिंपल सा है कि नाभिकीय बल में निम्न कथन में सत्य है, तो सत्य देखो अपन ने पढ़ा है कि चार्ज तो कैसा रहता है, डिपेंडेंट, स्पिन कैसी रहती है, डिपेंडेंट, और आवेश कैसा रहता है, इंडिपेंडेंट। यदि मैं बात करूं कि यहाँ पे देखो क्या है अपने पास, स्पिन कैसी होनी चाहिए, डिपेंडेंट, यानी स्पिन डिपेंडेंट कौन सा, ये वाला ऑप्शन सही है, और चार्ज कैसा होना चाहिए, इंडिपेंडेंट, पर चार्ज इंडिपेंडेंट का इसमें ऑप्शन ही नहीं है, तो इसका जो मीनिंग होगा वो सही कौन सा होगा अपने पास, जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। और कई बार ऐसा भी आता है कि यहाँ पे क्या दे दिया, चार्ज इंडिपेंडेंट दे दिया और यहाँ पे दे दिया कि ये दोनों बी व सी, तो ये भी हो सकता है कि अब इसमें जब ये वाले दोनों ऑप्शन सही है तो ये क्या होगा, फिर ये सही होगा। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो ये वाली जो 2 प्रॉपर्टी इनको आप विशेष तौर से दिमाग में डाल दीजिएगा क्योंकि ये आपको बहुत बार एग्जाम में मिल जाएगी।
अब आते हैं अपन नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है अपनी संतृप्तता का गुणधर्म। संतृप्तता यानी जो 6 नंबर की प्रॉपर्टी है अपनी संतृप्तता का गुणधर्म, यानी ये क्या होती है अपने पास, ये वो चीज होती है संतृप्तता का गुणधर्म। यानी अपन ने एक ग्राफ पढ़ा था, कौन सा ग्राफ पढ़ा था, बाइंडिंग एनर्जी और मास नंबर में, यानी पर न्यूक्लियम बाइंडिंग एनर्जी और मास नंबर में एक ग्राफ पढ़ा है अपन ने। यानी इस टाइप का कोई ग्राफ था जिसमें क्या हो रहा था, कोई भी नाभिक स्थायी कौन से होते हैं, स्थायी वो नाभिक होते हैं जिसमें अपन ने बात की थी Fe56 की। तो Fe56 क्या था, सबसे ज्यादा स्थायी नाभिक था जो ग्राफ में क्या आ रहा था, टॉप पे आ रहा था, क्योंकि उसकी बाइंडिंग एनर्जी क्या थी, सबसे ज्यादा थी। कितनी थी वो मैंने उस ग्राफ में बताई थी। तो यहाँ पे क्या होता है, संतृप्तता का गुणधर्म क्या कहता है कि वे नाभिक स्थायी होंगे, यानी वे ही नाभिक स्थायी हो सकते हैं जो क्या करें, इनके आसपास के बल है, यानी इसके आसपास, यानी मान लिया कि जो Fe56 के आसपास के नाभिक है वो भी क्या होते हैं, उस पर एक तरह से समान रूप से बल लगाते, समान रूप से बल लगाते, वो क्या होगा अपने पास संतृप्तता का गुणधर्म होगा। तो वो भी क्या हो जाएगा अपने पास संतृप्तता का गुणधर्म। तो अपन कह सकते हैं कि जो नाभिक होते हैं वो कैसे होते हैं, संतृप्त होते हैं या संतृप्तता का गुण फॉलो करते हैं। तो संतृप्तता का गुण फॉलो करना का मीनिंग क्या है अपने पास, जो आसपास के न्यूक्लियस है वो इस पर क्या लगाते हैं, एक तरह से फोर्स लगाते हैं। तो वही क्या हो जाएगा अपना न्यूक्लियर फोर्स हो जाएगा। तो अपन बात करते हैं कि वही संतृप्तता यानी सैचुरेशन, अपन संतृप्तता को क्या कहते हैं अपन, सैचुरेशन। तो सैचुरेशन में क्या होता है अपने पास, जो इसके आसपास के नाभिक होते हैं वही क्या करते हैं, इस पर फोर्स लगाते हैं। यदि मैं इसका मैथमेटिकल देखना चाहूँ तो अपन ने देखा था कि B/A क्या होता है, एक नियतांक होता है। यानी अपन कह सकते हैं कि जो B डिपेंड करता है वो किस पर करता है, A पर। यदि A बढ़ता है तो उसकी बाइंडिंग एनर्जी भी बढ़ेगी। तो अपन कह सकते हैं कि जो संतृप्तता यानी सैचुरेशन प्रॉपर्टी है वो क्या कहती है कि कोई भी नाभिक, मान लिया नाभिक जरूरी नहीं यही हो, हमेशा Fe56 ही हो, कोई सा भी नाभिक मान लो, यानी मान लिया कि एक नाभिक है तो उसके आसपास के जो नाभिक है वो इससे क्या करते हैं, एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं, तो वही क्या होगा, स्थायी होगा। तो ये हो जाएगी अपने पास सैचुरेशन की प्रॉपर्टी। अब अपन बात करते हैं, नेक्स्ट आती है अपने पास कौन सी प्रॉपर्टी, विनिमय यानी एक्सचेंज फोर्स। एक्सचेंज फोर्स क्या कहता है, यानी विनिमय बल, इसको कहते हैं अपन एक्सचेंज फोर्स। एक्सचेंज फोर्स का मीनिंग क्या है अपने पास, देखो एक्सचेंज फोर्स क्या कहता है, एक्सचेंज फोर्स कहता है कि अपने पास, विनिमय बल क्या कहता है कि अपने पास कोई भी प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है वो क्या करते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन को अवशोषित करते हैं। यानी इसमें कह सकते हैं कि एक तरह से एक्सचेंज फोर्स यानी न्यूक्लियर फोर्स भी क्या होता है, एक तरह से एक्सचेंज फोर्स माना जाता है, विनिमय बल माना जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, या तो कोई प्रोटॉन या कोई भी नाभिक होता है वो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करके या इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करके, इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करके भी स्थायित्व में आ जाता है। कोई नाभिक ऐसा रहता है जो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करके भी स्थायी अवस्था में आ जाता है। तो वो तो कौन से बल कहलाते हैं अपने पास, विनिमय बल कहलाते हैं। तो इसमें क्या होगा अपने पास, इसमें युकावा मेजन थ्योरी यानी 1935 के समथिंग, सॉरी 1932 में इसके जो विनिमय फोर्स की कल्पना की थी वो किसने की थी अपने पास, हाइजेनबर्ग ने। तो ये वाली जो कंसेप्ट बताया था वो किसने बताया था, 1932 में हाइजेनबर्ग ने बताया था कि जो विनिमय बल होता है वो क्या होता है अपने पास, इसकी विनिमय बल की कल्पना भी किसने की थी, 1932 में हाइजेनबर्ग ने की थी। और यही बताया था कि कोई भी नाभिक होता है वो इलेक्ट्रॉन को अवशोषित या उत्सर्जित करके आता है, स्थायी अवस्था में आ जाता है। फिर अपन बात करते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है अपने पास 8 नंबर की प्रॉपर्टी। 8 नंबर की प्रॉपर्टी क्या कहती है अपने पास, नॉन सेंट्रल फोर्स। ये भी कंपटीशन एग्जाम में पूछी जाती है कि नॉन सेंट्रल फोर्स यानी कौन सी प्रॉपर्टी अपने पास, 8 नंबर की प्रॉपर्टी है अकेंद्रीय बल। यानी जो नाभिकीय बल होता है वो कैसा रहता है अपने पास, अकेंद्रीय बल रहता है। अब अकेंद्रीय बल कैसे, देखो अकेंद्रीय बल की बात करें तो अकेंद्रीय बल यानी नॉन सेंट्रल फोर्स। नॉन, एक तो होता है अपने पास सेंट्रल फोर्स, दूसरा होता है नॉन सेंट्रल फोर्स। यदि नॉन सेंट्रल फोर्स की बात करें तो नॉन सेंट्रल फोर्स में क्या देखते हैं अपन, मान लिया कि अपने पास, अपन मानते हैं कि नॉन सेंट्रल फोर्स क्यों होता है, देखते हैं एक एग्जांपल लेके। तो अपन बात करते हैं 1s3 की। 1s3 के अपने पास देखो, इसमें यदि प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन कितना है 1, न्यूट्रॉन कितना है, न्यूट्रॉन कितना है अपने पास 2। यदि मैं इसके दोनों की बात करता हूँ, यदि इसमें म्यू, जो मैंने ऊपर एग्जांपल देखो वैल्यू लिख रखी है कि अपने पास म्यू एन तो कितना है, यानी जो चुंबकीय आघूर्ण या मैग्नेटिक मोमेंट जिसे कहते हैं वो आता है अपने पास 1.911315 और दूसरा क्या आता है अपने पास 2.79271। तो लगभग ये 1h2 होगा, सॉरी 1h3 नहीं होगा, क्योंकि 1h2 होगा तो उसमें क्या होगा, प्रोटॉन के लिए भी 1 हो जाएगा, न्यूट्रॉन के लिए भी 1 हो जाएगा,
यानी यदि मैं 1s2 की बात करूँ तो प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन 1 दोनों क्या ऑड है, दोनों के लिए अपन क्या करेंगे, मैग्नेटिक मोमेंट निकालेंगे। तो ये क्या हो जाएगा 1, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास 2 हो जाएगा। तो ये हम कह सकते हैं कि एक का जो न्यूट्रॉन का दे रखा है वो ये वाला दे रखा है, प्रोटॉन का दे रखा है वो ये वाला दे रखा है। तो अपन कह सकते हैं कि, या फिर ऐसा नहीं हो तो भी आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, अपन को सिंपल सा देखना है कि कैसे केंद्रीय बल काम करता है। तो ये कैसे होगा, कोई भी न्यूट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट दे दिया, प्रोटॉन का मैग्नेटिक मोमेंट दे दिया। यदि टोटल नाभिक की बात करें, टोटल नाभिक की बात के लिए क्या होगा, म्यू एन प्लस म्यू पी देखेंगे तो वो अपने पास आता है, जब करेंगे तो 0.8795 आता है। तो ये तो अपने पास कैसे आ रहा है, थ्योरेटिकल आ रहा है, थ्योरेटिकल यानी मैथमेटिकल कंसेप्ट से आ रहा है। यदि मैं इसी को प्रैक्टिकल बेस पे निकालता हूँ तो प्रैक्टिकल बेस में कितना आ रहा है अपने पास 0.857411, यानी ये क्या इसके, ये तो आ रहा है अपना थ्योरेटिकल बेस, ये आ रहा है अपना प्रैक्टिकल बेस। तो ये वाले क्या अपने पास, यदि ये प्रैक्टिकल बेस है और ये थ्योरेटिकल बेस है तो अपन कह सकते हैं कि इन दोनों में क्या आ रहा है, कुछ डिफरेंस आ रहा है, इन दोनों में क्या आ रहा है, कुछ डिफरेंस आ रहा है। तो ये डिफरेंस किसकी वजह से आ रहा है, जैसे अपन ने आवेश पर निर्भर की बात की थी तो अपन ने वहां पे क्या बाइंडिंग एनर्जी का जो डिफरेंस आ रहा था वो किसकी वजह से अपन ने माना था, कूलाम फोर्स की वजह से या कूलाम प्रतिकर्षण बल की वजह से। अब यहाँ पे जो डिफरेंस माना गया वो किसके द्वारा माना गया, वो माना गया अकेंद्रीय बल, यानी वो कहता है कि जो नाभिकीय बल होता है उसमें क्या रहता है, कुछ नॉन सेंट्रल फोर्स काम करता है, यानी कुछ भाग होता है जो क्या रहता है, नॉन सेंट्रल का होता है, यानी कुछ अंश किसका रहता है अपने पास, नॉन सेंट्रल फोर्स का रहता है। तो ये हो जाएगा अपने पास नॉन सेंट्रल फोर्स, यानी जो कुछ भाग होगा वो क्या होगा अपने पास, नॉन सेंट्रल फोर्स होगा। तो कह सकते हैं कि जो अकेंद्रीय बल होगा वो कैसा होगा, नॉन सेंट्रल फोर्स का पार्ट होगा। तो अपन कह सकते हैं कि ये सब क्या होगा, इसकी प्रॉपर्टी अपने पास एक प्रॉपर्टी आती है नेक्स्ट, टेंसर बल, जो 9 नंबर की प्रॉपर्टी है वो क्या अपने पास, टेंसर बल। यानी टेंसर बल क्या होता है, तो टेंसर बल होता कुछ नहीं, एक मैथमेटिकल फॉर्म है। तो आप जब मैथमेटिकल फिजिक्स पढ़ी थी आपने, उसमें टेंसर का मैंने एक्सप्लेन किया था। तो वही एक तरह से टेंसर में कोई मैथमेटिकल एक्सटेंशन से कोई फोर्स को अपन डिफाइन करते हैं, वही क्या कहलाएगा अपना टेंसर, टेंसर नहीं ये टेंसर है, तो टेंसर बल कहलाता है। तो वैसे अकेंद्रीय बल और टेंसर बल को क्या माना जाता है, दोनों को एक ही फॉर्म में माना जाता है। तो इसको आप यदि अलग अलग ना लिख के एक प्रॉपर्टी में लिखते हो तो भी सही होगा। तो देखो तो अपने पास न्यूक्लियर फोर्स को अपन ने डिफाइन कर लिया, न्यूक्लियर फोर्स की कितनी प्रॉपर्टी हो गई अपने पास, 9 प्रॉपर्टी हो गई। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा क्या होता है, स्ट्रांग होता है, यानी ग्रेविटेशनल के कंपेयर में, कूलाम फोर्स के कंपेयर में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में जो के कंपेयर में जो स्ट्रांग फोर्स होगा वो कौन सा होगा अपने पास, न्यूक्लियर फोर्स होगा। फिर बात करते हैं अपन आकर्षण बल की, यानी ये कैसा रहता है, न्यूक्लियर फोर्स रहता है वो अट्रैक्टिव रहता है, उसकी रेंज यदि 0.5 फर्मी से कम होती है तो वो रिपल्सिव में बदल जाएगा, और 1.5 फर्मी से 2 फर्मी तक रहती है तो क्या होगा, अट्रैक्टिव रहेगा। इसकी रेंज फिक्स रहती है, वही 1.5 से 2 फर्मी तक कैसा रहेगा, अट्रैक्टिव रहेगा। तो इसकी क्या रहती है, शॉर्ट परास रहती है। यदि उससे ज्यादा परास की बात करेंगे, उसके नाभिक के बाहर बात करें तो वहां पे न्यूक्लियर फोर्स का कोई लेना देना नहीं होता है। बात करते हैं प्रचक्रण पर निर्भर, यानी स्पिन डिपेंडेंट रहता है। यदि स्पिन क्या रहती है, पैरेलल रहती है तो कैसा रहेगा, बाउंड रहेगा, एंटी पैरेलल रहती है तो अनबाउंड रहेगा। फिर जाते हैं अपने पास आवेश पर निर्भर है नहीं, यानी चार्ज इंडिपेंडेंट है। चार्ज इंडिपेंडेंट कैसे, वो मैंने बता दिया, क्योंकि उसमें जब ये चार्ज इंडिपेंडेंट है तो प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन इनके बीच जो लगने वाला फोर्स है वो कैसा होगा, एक जैसा होगा। फिर आते हैं अपने पास सैचुरेशन प्रॉपर्टी। तो सैचुरेशन प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जो नाभिक है उसके आसपास के जो नाभिक है वो क्या करे, उस पर फोर्स लगाते हैं तो वही क्या कहलाएगी अपनी सैचुरेशन प्रॉपर्टी। विनिमय बल क्या कहता है, एक्सचेंज फोर्स। एक्सचेंज फोर्स वही कहता है कि कोई भी नाभिक क्या करता है, स्थायित्व में आने के लिए कुछ इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालता है या फिर इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, तो वो हो जाएगी अपना विनिमय। फिर आता है अपने पास अकेंद्रीय बल। तो अकेंद्रीय बल अपन जब मैग्नेटिक मोमेंट निकालते हैं न्यूट्रॉन प्रोटॉन का, तो यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट को यदि डिफरेंस देखते हैं तो ये थ्योरेटिकल आता है, तो ये प्रैक्टिकल आता है। तो दोनों का जब डिफरेंस आता है, यानी ये प्रैक्टिकल है ये थ्योरेटिकल है, दोनों का डिफरेंस आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है, वो माना गया नॉन सेंट्रल फोर्स की वजह से। तो ये सब क्या हो गई आपकी न्यूक्लियर फोर्स की प्रॉपर्टी हो गई। तो देख लो जो न्यूक्लियर फोर्स की प्रॉपर्टी है उसमें जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है वो 2 प्रॉपर्टी तो ये है आपकी, बहुत जो वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में पूछी जाती है। एक जो प्रॉपर्टी है वो ये भी पूछी जाती है कई बार, नॉन सेंट्रल फोर्स। तो वहां पे आपको कोई भी क्वेश्चन दे दिया, देखो एक क्वेश्चन देखते हैं। यदि मैं क्वेश्चन की बात करूं कि अपने पास क्या है, यदि चार्ज, यदि क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है अपने पास न्यूक्लियर फोर्स या नाभिकीय बल, नाभिकीय बल में निम्न कथन सत्य है।
तो निम्न कथन सत्य में क्या होगा अपने पास, देखो कौन सा ट्रू फंक्शन होगा। फर्स्ट आ गया अपने पास चार्ज डिपेंडेंट, दूसरा आ गया अपने पास चार्ज, दूसरा मान लेते हैं अपन स्पिन। चार्ज क्या हो गया, देखो चार्ज तो लिख लिया इंडिपेंडेंट, स्पिन मान ले डिपेंडेंट, और सी डी ले दिया अपन ने नॉन सेंट्रल फोर्स और डी दे दिया ऑल। तो इसमें जो सही होगा वो कौन सा होगा, क्योंकि ये तीनों कथन सही है। चार्ज कैसा रहता है, इंडिपेंडेंट रहता है, स्पिन डिपेंडेंट रहती है और नॉन सेंट्रल फोर्स रहता है। तो सही कौन सा होगा, डी होगा। और एक कई बार ऐसा भी क्वेश्चन आते हैं, जो नहीं वाले क्वेश्चन आते हैं वो ज्यादा रहते हैं, नाभिकीय बल में निम्न कथन सत्य नहीं है। अब सत्य नहीं है, देखो इसमें मैंने सत्य नहीं का मीनिंग करके यहाँ पे कह देता कि नॉन सेंट्रल की जगह क्या है, सेंट्रल है। तो इस का ऑप्शन फिर यदि इस क्वेश्चन का आंसर देखे तो क्या हो जाता अपने पास, सेंट्रल। क्योंकि जो सत्य नहीं है, क्यों सत्य नहीं है, क्योंकि ये फोर्स कैसा होना चाहिए अपने पास, नॉन सेंट्रल होना चाहिए, ना कि सेंट्रल। तो यहाँ पे कैसा भी कथन दे देते तो ये आपको तीन प्रॉपर्टी जो मैंने रेड कलर से गोलाई में कर रखी है, तो वो आपको क्या करनी है, याद रखनी है। तो ये अपना इम्पोर्टेंट लेक्चर था, जो क्या था अपने पास, न्यूक्लियर फोर्स। तो आप सभी को पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स जो लोग हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके बताएं कि फिजिक्स की क्लास ऑनलाइन चल रही है, तो आप उसका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठाएं और नोट्स बनाएं। और नोट्स से मैंने हर वीडियो के एंड में नोट्स आपको प्रोवाइड कराए हैं, तो फोटो के रूप में नोट्स लिखे हुए हैं। तो उसमें आप यदि उसको लिखना चाहो तो आराम से लिख सकते हो स्क्रीनशॉट लेके। तो आप सभी को धन्यवाद, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।